नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तैयारी। तो हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अपभ्रंश भाषा के भेदों की। अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत कितने भेद माने गए हैं। हमने प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत संस्कृत भाषा को पढ़ा और उसके बाद हम मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को हमने पढ़ लिया था। उसके साथ ही हमने अपभ्रंश के बाद आने वाली भाषा अवहट को भी पढ़ लिया था। आज बात करते हैं अपभ्रंश भाषा के भेद की। तो हमने जैसे कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक के समय को अपभ्रंश भाषा का समय देखा। इस समय तक अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। उसके साथ ही हमने देखा कि 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक अवहट भाषा निकली। 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक अवहट भाषा निकलकर सामने आई। तो अवहट भाषा का समय अपभ्रंश भाषा की तरह इतना नहीं है। तो कुछ विद्वानों ने तो अपभ्रंश भाषा को और अवहट भाषा को एक ही माना है, जैसे कि भोलानाथ तिवारी ने। इस प्रकार हम अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास मानते हैं। इसके बाद आई 1000 ईस्वी से के बाद हमारी शुरुआत हो गई हिंदी की। हिंदी भाषा की शुरुआत हुई 1000 ईस्वी के बाद। आज हम बात करेंगे अपभ्रंश भाषा के भेदों की। अपभ्रंश भाषा के कितने भेद माने गए हैं और उन अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली, उन उपभाषा से कौन सी बोलियां निकली, इस तरह हम देखेंगे। सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश निकल कर आई। अपभ्रंश से अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खश अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ये अपभ्रंश भाषाओं के नाम हैं। शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खश, ब्राह्मण और महाराष्ट्री। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा से कौन सी उपभाषा निकल कर आई। शौरसेनी से आई पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, पंजाबी, सिंधी, महाराष्ट्री। मैंने जिन पर अंडरलाइन किया है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं मानी गई है। मुख्य रूप से तो हमारी हिंदी में 5 उपभाषाएं मानी गई हैं। और 17 बोलियां मानी गई हैं। अगर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि बोलियों की संख्या कितनी है, कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। इस प्रकार कई बार एग्जाम में ये भी पूछ ले जाते हैं इन अन्य से, जैसे कि ब्राह्मण से पूछ लेंगे कौन सी उपभाषा निकली, खस से कौन सी उपभाषा निकली। इस तरह प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम इन 5 को ही पढ़ना है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, 5 उपभाषाएं मानी गई है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे पश्चिमी हिंदी कौन सी अपभ्रंश भाषा से निकली, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश भाषा से निकली। इस तरह एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। या फिर ये बोलते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। इस तरह परीक्षा में, हर परीक्षा में यहाँ से आज की क्लास से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आता है और आज की क्लास वेरी इम्पोर्टेंट है। इन अपभ्रंश के भेदों में से 1 या 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या फिर यूजीसी नेट हो। इस आगे बढ़ते हैं हम। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से निकली कौन कौन सी बोलियां, अब ये देख लेते हैं हम। बोलियां पश्चिमी हिंदी से निकली कोरवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी।
एक बार फिर देख लेते हैं, पश्चिमी हिंदी से कौन सी निकली? कोरवी। कोरवी को का अन्य नाम खड़ी बोली भी है। हम एक एक बोलियों के बारे में आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी बोली का दूसरा नाम है, किस बोली को क्या क्या कहा जाता है और ये किस स्थान पर बोली जाती है। इस तरह हम आगे चल के एक एक बोली को बिल्कुल डिटेल से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये बोली आने वाली है। कोरवी, खड़ी बोली का मूल नाम कोरवी है। बांगरू यानी कि हरियाणवी भी बोल सकते हैं इसको, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है या कौन सी बोली शामिल है? इस तरह अन्य की रख दे देते हैं एक, और फिर इस तरह नहीं में और है में, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके अंतर्गत। फिर राजस्थानी दूसरी उपभाषा होगी। शौर सैनी के अंतर्गत 3 भाषाएं निकलकर सामने आई, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। 3 उपभाषाएं निकलकर सामने आई। इन से कौन कौन सी बोलियां निकली? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कोरवी, बंगारू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी के अंतर्गत निकली जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। कौन कौन सी राजस्थानी के अंतर्गत? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। इसके बाद गुजराती के अंतर्गत गुजराती बोली निकली। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में बार बार। उसके बाद पूर्वी हिंदी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भाई। हमेशा पूर्वी हिंदी से तो एक क्वेश्चन ज़रूर निकल के सामने आता है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है अवधी, बेगली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां शामिल है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद देख लेते हैं मागधी की। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत निकली बिहारी उपभाषा। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत निकली बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली। फिर खस अपभ्रंश से निकली पहाड़ी उपभाषा। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत बोलियां निकली गढ़वाली, कुमाऊनी और मलयाली। खस अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत पहाड़ी उपभाषा से बोलियां निकली गढ़वाली, कुमाऊनी और मलयाली। फिर बराहचड़ अपभ्रंश से निकली भाषा निकली पंजाबी और सिंधी। इसके बाद महाराष्ट्री अपभ्रंश से निकली उपभाषा मराठी। इस प्रकार हमें इस पूरे चार्ट को बार बार रिवाइज करना है और आगे भी चल के हम इनको बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनमें से 1-2 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है। ये 2-3 क्वेश्चन अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। ये अपभ्रंश भाषा से संबंधित ये क्वेश्चन हम आगे चल के आदिकाल में भी पढ़ेंगे और एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है भाई
क्योंकि हिंदी भाषा का व्याकरण इन्होंने ही लिखा था। तो और जैसे अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र। तो इनको पाणिनि ही क्यों बोला गया? हिंदी भाषा का पाणिनि, अपभ्रंश भाषा का पाणिनि, इनको पाणिनि इसलिए बोला गया क्योंकि एक विद्वान हुए हैं पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा था। इनके द्वारा संस्कृत का व्याकरण लिखा गया। तो क्या नाम था व्याकरण का? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा था। इसी के आधार पर हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी और अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र को माना गया है। बात करें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, तो हो जाएगा स्वयंभू। ये आगे चल के हम आदिकाल के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। और क्यों बोला गया वाल्मीकि? क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, तो इन्होंने भी, स्वयंभू ने भी पौंचचर्यु नाम से एक ग्रंथ लिखा था, जो कि अपभ्रंश भाषा में था। और उसके अंतर्गत वाल्मीकि रामायण की तरह ही राम की कथा बताई गई थी। इसी तरह हमने देखा अपभ्रंश भाषा के भेदों को पढ़ा इस क्लास में। थोड़ा सा अपभ्रंश भाषा के बारे में थोड़ी और जानकारी ली। इसके बाद अब हम अगली क्लास में हिंदी भाषा के विकास को आगे बढ़ाते हुए हिंदी भाषा का विकास देखेंगे। जैसे उनके अंतर्गत आने वाली इन बोलियों की विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए धीरे धीरे हम अपने सिलेबस को हम उन संपूर्ण तथ्यों को करते हुए चलेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा सिलेबस भी जल्दी हो जाए और फिर हमें रिवीजन करने का समय भी मिल जाए। अभी क्लास थोड़ी कम समय की लग रही है, लेकिन थोड़े दिनों में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्लास की टाइम भी बढ़ा देंगे और क्लास के एक की बजाय दिन में 2 भी रख लेंगे। इस तरह हमें टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से करते हुए सिलेक्शन लेना है। वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।